हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2020 में रैंक 2 हासिल करने वाली केरला से अनीशिया दास जी। वेलकम अनीशिया टू स्टडी आईक्यू। Thank you, Divyanshi. Thank you for giving me this opportunity. Congratulations, Anisha, on your incredible result. Getting rank 2 in such prestigious examination is what everybody aspires. So, Anisha, did you expect of getting rank 2 in your examination? So हाँ, मुझे ये लगा था कि 77 पोस्ट है तो उसमें से कोई एक पोस्ट ही मुझे चाहिए और मतलब मैंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि जैसे मुझे मतलब रैंक मिलेगा और मतलब मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल। अनीशा, आगे चलते हैं और मैं आप जानना चाहती हूँ और सभी दर्शकों को भी आप बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने कहाँ से पढ़ाई की अपनी? जो मेरा एकेडमिक करियर रहा है तो मैंने जो स्कूलिंग किया है वो केंद्रीय विद्यालय पय्यनूर से किया है, वो यहीं पे है केरला में। उसके बाद मैंने बीएससी जियोलॉजी किया है गवर्नमेंट कॉलेज कासरगोड से। उसके बाद मेरा एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी मतलब मैंने जो किया है वो डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद अभी मैं प्रेजेंटली पीएचडी कर रही हूँ हाइड्रोजियोलॉजी में, सेम इंस्टीट्यूशन दैट इज सागर यूनिवर्सिटी से। अनीशा, बैकग्राउंड तो आपका ऑलरेडी जियोलॉजी का था ऑब्वियसली। कैसे सोचा कि यस कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन लिखना है? कौन से स्टेज में आपने सोचा? ग्रेजुएशन में ही था कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आने के बाद आपने इस एग्जामिनेशन के लिए फाउंडेशन बनाना शुरू किया? हाँ, तो मतलब जियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मतलब इतना ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो उस टाइम तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन पीजी में जब मैं मास्टर्स में कर रही थी एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी, तब मुझे लगा था कि मतलब मुझे इसका जो जितना भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जो एग्जाम्स हैं, तो उसके बारे में जब मुझे पता चला तो मतलब मुझे ये अच्छा मतलब लगा कि इसमें जो डिस्क्रिप्टिव स्टेज है तो मेरा राइटिंग पार्ट थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टेज है वो मुझे काफी हेल्प करेगा मतलब मार्क्स स्कोरिंग में और जितना भी मेरा मतलब कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज है। तो फिर मैंने मतलब देखा और जीएसआई मतलब एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे जीएसआई में ही काम करना चाहिए। लेकिन और एक और बात मतलब खुल के अगर बताना है तो जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं जो गेट में और नेट वगैरह में, तो उसमें मेरा मतलब उतना ज्यादा ब्रेन काम नहीं करता। तो मुझे पता है कि मतलब मुझे मेरा जो मैक्सिमम एफर्ट जहाँ पे होगा और मेरा मैक्सिमम आउटपुट किस में मिलेगा तो वो जीएसआई के एग्जाम के थ्रू ही मिलेगा। तो इसलिए फिर मैंने जीएसआई ही सेलेक्ट किया। अनीशा, अभी आपने मेंशन किया कि आपको पता था न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है, बट सम डेस्टिनी प्लान समथिंग अमेजिंग फॉर यू, और इसीलिए आज हमारे साथ यस। आप हैं इस बड़े से एग्जामिनेशन में रैंक 2 होल्डर के तौर पर। अनीशा, आपने कहा कि जब आप ग्रेजुएशन में थी तो आपको बहुत ज्यादा आप अक्वेंटेड नहीं थी इस एग्जामिनेशन के बारे में, तो मैं चाहती हूँ आप उन लोगों के लिए बात करें जो ग्रेजुएशन में है और उनको बहुत सारा इस एग्जामिनेशन का आइडिया नहीं है। मैं एक सभी को बता दूं, एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मैं आपसे चाहती हूँ आप मेंस को हाईलाइट करें। यस। तो एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट मतलब मुझे यहाँ पे मतलब केरला अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी नॉर्दर्न स्टेट से, तो केरला में बीएससी जियोलॉजी में उसको बस एक डिग्री मिलने के उसके मतलब वो ही उसको समझा जाता है कि बस एक डिग्री कोर्स है। लेकिन नॉर्दर्न साइड में फिर भी मैंने देखा है कि मतलब बच्चे डिग्री से ही बहुत एस्पायर रहते हैं कि उनको जियोलॉजी में करियर कैसे सेट करना है। तो उनको मतलब खैर पता होगा कि जीएसआई जैसा इंस्टीट्यूशन है और उनका कितना और कौन से जॉब या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसमें वो मतलब अपना मैक्सिमम दे सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर है, जो लेमैन है, उनके लिए मैं मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो जीएसआई का एग्जाम है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम, ये 3 स्टेजेस में होता है, जो प्री और मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये है उसके मतलब 3 टायर जो एग्जाम है। और इसमें जो प्री रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है और जो मेंस रहता है वो सब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 2 पेपर होंगे, जो जीएस पेपर भी होगा और जियोलॉजी पेपर भी होगा। जीएस पेपर जो जनरल जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। और जियोलॉजी नॉर्मल मतलब 10 पेपर है उसमें, सब ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। और उसके बाद जो रहता है मेंस, तो मेंस एक बहुत बड़ा स्टेज है और क्योंकि उसमें जो मार्क वो कंज्यूम करता है तो वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू द
ऑल थ्री। सो तो इसलिए हमको मेंस में ही ज्यादा फोकस, मतलब मेरे हिसाब से मेंस में अगर आप ज्यादा स्कोर करोगे तो वो आपके ओवरऑल मार्क्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव स्टेज है तो उसमें आपको अपना राइटिंग स्टाइल पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और वो क्योंकि वो एंटायरली डिस्क्रिप्टिव है तो 3 आवर्स के आपको 4 पेपर्स, अगर आप दोनों में अप्लाई मतलब अपीयर कर रहे हो तो आपको 4 पेपर्स देने पड़ेंगे। तो वही 3 आवर्स में आपको एक पर्टिकुलर पेपर में कंटिन्यूअसली लिखना पड़ेगा, और आपको अपना पूरा राइटिंग स्टाइल और राइटिंग जितने भी आप मिस्टेक्स यूजुअली होते हैं तो ये सबको नेगलेक्ट करके एकदम फोकस रह के पूरा राइटिंग आपको करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। अनीशा, आपने बताया हमेशा से ही आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो बहुत स्ट्रांग था। इस एग्जामिनेशन में भी बात करें तो जो मेंस पेपर होता है उसमें 4 अलग अलग पेपर्स होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप किस तरीके से लिखना है, अलग अलग पेपर्स में क्या डिमांड है अलग अलग पेपर्स की, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें और उसी हिसाब से जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में लेकर जाएं। यस, और मैं एज अ होल मतलब मैं बताती हूँ कि राइटिंग स्टाइल जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो मैं मतलब सबको अपना राइटिंग स्टाइल बताना चाहती हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो मेरा राइटिंग स्टाइल ये है कि पहले एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, मतलब 1-2 लाइन में। उसके बाद जो मेन बॉडी रहता है मैं यूजुअली ऐसा कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पॉइंट वाइज लिखूं। उसके बाद एक कंक्लूजन, कंक्लूजन में ये लिखा जाता है कि आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो से मतलब क्या इन्फर करते हो और उसको पढ़ने की आपको जरूरत क्या है। तो वो ऐसे कंक्लूजन मैं लिखती हूँ, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि डायग्राम्स में जितना हो सके इन्वॉल्व करूँ, और डायग्राम भी ऐसे नहीं कि पेज के कहीं पे भी बना दो। तो मेरा ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन रहता है कि मैं या तो अपने लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में प्रॉपर एक डायग्राम बनाऊं विद प्रॉपर लेबलिंग कि उसमें क्या क्या मार्क होना चाहिए। और ये भी मेक श्योर करती हूँ कि ये लेबलिंग भी जो है वो एक पर्टिकुलर साइड में हो डायग्राम के। अगर आप लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो सारे लेबलिंग्स जो है वो लेफ्ट साइड में करो। और इवन इन केस आप एक डायग्राम बना रहे हो तो मेक श्योर आप उसके नीचे उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखो 1 लाइन कि आप उससे क्या इन्फर करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ डायग्राम बनाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इससे आप क्या समझाना चाहते हो। तो ये काम मैं करती हूँ। और दूसरा जो मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ, मैं कटिंग्स और जितने भी मिस्टेक्स जो रहते हैं वो मैक्सिमम अवॉइड करती हूँ। और आपको इवन इनकेस आप अगर एक आंसर लिख रहे हो तो आपको ये खुद लगना चाहिए कि हाँ मैंने ये नीट लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीटनेस और लेजिबल हैंडराइटिंग। ये नहीं कि हैंडराइटिंग सबका अच्छा होगा, ये मतलब पॉसिबल नहीं है, और इतना स्पीड में आपको लिखना है तो हैंडराइटिंग का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन एक रीडेबल होना चाहिए वो आपको। और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में पॉइंट वाइज लिखो। और मैंने दो इंक पेन, मतलब एक ब्लैक और ब्लू इंक से लिखा है। तो जो ब्लैक इंक रहा है उससे मैंने हेडिंग्स लिखा है, और फिर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहा है वो ब्लू से लिखा है। और हर एक जो पॉइंट वाइज मैं लिखती हूँ तो उसको मैंने प्रॉपर अंडरलाइन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन आप इसलिए करते हो क्योंकि आप इन्विजिलेटर का अटेंशन वहां पे ग्रैब करना चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये जो मिस्टेक्स वगैरह रहते हैं वो बहुत आई कैची होते हैं, तो आपको जल्दी दिख जाएगा कि मिस्टेक किया है। तो इसलिए अगर पॉइंट वाइज आप प्रॉपर श्योर हो एक आंसर के लिए तो आराम से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, लेकिन पैराग्राफ भी लिख सकते हो। पैराग्राफ का ये है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल उसमें यूज हो जाते हैं कि द, इज, वॉज। तो इसमें क्या रहता है कि आपको बहुत वो बहुत लेंथी हो जाएगा, और वो इन्विजिलेटर को उतना आई सूदिंग नहीं लगेगा। तो मुझे वही लगता है कि आप बिल्कुल क्रिस्प, प्रिसाइज और पॉइंट वाइज लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर पेपर मतलब जो जितना भी सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं आपको बिल्कुल वैसे ही जाना है। तो नोट मेकिंग जो प्रोसेस रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपको एक जिस्ट जो रहता है पूरा सिलेबस का वो अपने नोट्स के थ्रू मिल जाना चाहिए। तो आपको ये आइडिया ध्यान में रखना चाहिए कि जो हर एक टॉपिक है सिलेबस में उसके बारे में एटलीस्ट आपको 5 to 10 लाइंस या मतलब होने चाहिए, मतलब आपके पास रेडी होने चाहिए। तो उसमें क्या है कि आप पूरा सिलेबस भी कवर करोगे, और इनकेस उसमें से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया या फिर 15 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप उसमें प्रॉपरली लिख पाओगे। तो जब नोट बना रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि वो भी बहुत छोटा सा, मतलब छोटा क्रिस्प बनाए। ये नहीं कि आप बल्कि बल्कि नोट्स बना रहे हो तो आपको ही खुद वो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने ये मेक श्योर किया था, मेरा भी नोट्स क्वाइट बल्कि बना था जो जो मैंने बनाया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ था। तो मैं वही आप
मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको मतलब दोबारा ना करें। तो बहुत प्रिसाइज़ नोट्स बनाइए जब आप तैयारी कर रहे हो। तो और उसके बाद जो रहता है आंसर राइटिंग में भी वो बहुत क्लियर और क्रिस्प, मतलब उनको जो इन्विजिलेटर जो आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, उसको लगना चाहिए कि आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत क्लियर है और आप मतलब पूरा कॉन्संट्रेट होके काम माइंड में वो आंसर लिख रहे हो। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, तो उसमें क्या रहता है कि ऑप्शन सेलेक्ट करने रहते हैं कि आपको या तो 10 मार्क के 3 क्वेश्चंस लिखो या 15 मार्क के 2। तो ये जो ऑप्शन आपको चूज़ करना है वो बहुत लिमिटेड टाइम में चूज़ करना है। तो ये वहाँ पे 3 घंटे में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं ये लिखूँ कि ये लिखूँ वाला जो कन्फ्यूजन होता है, उसको अवॉइड करना मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आपको जैसे आपको पेपर मिले, टेक 5 मिनट्स और ये सोचो कि आप कौन-सा क्वेश्चन करने वाले हो। तो ये अगर प्रायर आप डिसाइड करके रख रहे हो, तो आपका जो राइटिंग फ्लो में कोई इश्यू नहीं होगा। और मैंने एक चीज़ और ध्यान दिया था कि उसमें 15 मार्क के क्वेश्चन में जैसे 3 पेजेज़ वो देते हैं। तो मेरा एम ये नहीं था कि मुझे वो 3 पेज भरना ही भरना है, तो मैंने ये नहीं सोचा था। मेरे बस ये था कि हाँ, वो 3 मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसमें जितना मुझे पता है और जितना मुझे लगता है कि रेलेवेंट है, मैंने सिर्फ़ उतना ही उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर किया था। तो अगर मैं उस क्वेश्चन को 3 पेज भरने में बैठ जाऊँ, तो मेबी टुवर्ड्स द एंड में नहीं पहुँच पाऊँ। और मेक श्योर कुछ भी हो आप एंड तक पहुँचो और नेवर लीव अ क्वेश्चन। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, पॉइंट वाइज राइटिंग और प्रॉपर डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशंस और जो फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ कीजिए और जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस है, तो मेक श्योर उसको डिफरेंस टाइप के ही लिखो, क्योंकि और वो डिफरेंस भी ऐसे कि एक में प्रेजेंट है तो दूसरे में एब्सेंट, यू नो द एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी, तो वैसा वाला लिखने से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। अनीशा, ये हमने काफी डिटेल में बात की, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे प्रेजेंट करने हैं, लिमिटेड टाइम में जो क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने हैं उसमें आपको कितना समय इन्वेस्ट करना है, बहुत ही अच्छे से बताया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ आप जैसे जो अलग अलग पेपर्स हैं, चाहे वो जो 4 पेपर्स आते हैं मेंस में, उनके बारे में एक जिस्ट में बताएं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो हर हम्म। पेपर की डिमांड है, एक पेपर की डिमांड दूसरे से अलग होती है, तो मैं चाहती हूँ आप इस पे बताएं। हाँ, तो एज़ फार एज़ द पेपर्स आर कंसर्न्ड, तो आपके पास 3 पेपर मतलब 2 पेपर है जो कॉमन है दोनों के लिए, और जो तीसरा पेपर है वो एक इकोनॉमिक जियोलॉजी वाला है और दूसरा जो हाइड्रोजियोलॉजी वाला है। तो पहला 2 पेपर वो डिपेंड करता है, आपको सिलेबस तो पता ही होगा। तो थर्ड पेपर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत डिसाइडिंग पेपर है। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी को आपको वैसा मतलब ध्यान देना पड़ेगा जहाँ पे आप पूरा एक कोई भी डिपॉज़िट हो तो उसका लिमिट है, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन जो है और उसका क्या-क्या यूज़ेस हैं और कहाँ-कहाँ वो मिलता है। तो ये प्रॉपर्ली आपको एक डिस्ट्रीब्यूट करके अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो थर्ड पेपर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जो हाइड्रोजियोलॉजी वाला पेपर है उसमें भी सिलेबस से ही आता है, तो और उसमें बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इन केस अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग हो तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। और सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर में मुझे ऐसा नहीं लगता कि तैयारी में कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो उसको इक्वली ही लेके चलो और मेक श्योर कि आप सिलेबस में जितने भी पोर्शंस है उसको एग्जैक्टली वैसे ही कवर करो। अनीशा, ये हमने आपसे डिस्कशन किया बहुत ही डिटेल में कि किस तरीके से एग्जामिनेशन का अप्रोच होना चाहिए और पेपर की डिमांड किस तरीके से स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो हाँ, तो जो जीएस का पेपर है तो सबको पता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका हमको पता नहीं था कि उसमें मतलब कट ऑफ कितना रहेगा या जो भी है। लेकिन जितने भी जीके जीएस और जो करंट अफेयर्स के मैटर है, तो उसमें स्टडी आईक्यू काफी मेरा हेल्प किया, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये काफी बच्चों को मतलब बहुत हेल्प कर रहा है। तो मुझे वही लगता है कि हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि वो अप टू डेट रहे करंट अफेयर्स और बाकी के जीएस टॉपिक्स में, और उसमें ज़्यादा उनको अपना पढ़ाई का टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड नोट्स वगैरह मिल जाएँगे, तो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। थैंक यू अनीशा, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड गाइडिंग लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से डिटेल में आपने इस पूरे एग्जामिनेशन के बारे में बताया, दिस इज गोइंग टू बी कैटलिस्ट इन देयर प्रिपरेशन। थैंक यू अनीशा एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।